नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि। अद्य वयं दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 तस्य अनुशिक्षणे अष्टमः पाठः विचित्रसाक्षी इति पठामः। हम सभी यदि पाठ के शीर्षक का ध्यान दें तो ध्यान में आएगा विचित्र। विचित्र का अर्थ होता है आश्चर्यजनक अथवा विस्मयकारक, जिसे देखकर हमें विस्मय हो। साक्षी अर्थात जो प्रत्यक्ष दृष्टा हो, जिसने उस घटना को प्रत्यक्ष सामने देखा हो, अर्थात गवाह। किस प्रकार का साक्षी? विचित्र प्रकार का साक्षी। इस पाठ में विचित्र साक्षी के विषय में वर्णन किया गया है। आइए इस पाठ के विषय में जानें। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर महोदय के द्वारा लिखा गया है और उस लिखे गए अंश से कुछ अंशों को यहाँ लिया गया है। यह बंग कथा साहित्यकार के द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है कि न्यायकर्ता सत्य और असत्य में किस प्रकार से निर्णय कर सकता है। वह अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट कर सकता है और उसे सिद्ध भी कर सकता है। ये एक बार इस पाठ का वाचन करें। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा सा पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः, परम् अर्थकार्षेण पंडितः पीडितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। पदातिक्रमेण सञ्चलनं सायं समये अप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। एवं विचार्य सा पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चित् गृहम् उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्। विचित्रा दैवगतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पदध्वनिनः प्रबुद्धो अतिथिः चौरशङ्कया तमन्धावत्। अगृह्णञ्च परं विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चौरोऽयं चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वराकम् अतिथम् एव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्राख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। अग्रिमदिने सः आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत्। आरक्षिणं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं न शक्नोत्। ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलताम्। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ।
आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत् अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सः भारवेदनया क्रन्दते स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदितः आरक्षी तामुवाच, रे दुष्टः, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोक्ष्य उच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यम् अघटत्। स शवः प्रवारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवरः, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि। त्वयाहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्माननं मुक्तवान्। अतएव उक्तम्, अतएव उच्यते, अतः कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतियुक्तं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। आइए हम सभी इस पाठ के एक एक पंक्ति के अर्थ को क्रमशः जानेंगे। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक, भूरि अर्थात अत्यधिक, परिश्रम के द्वारा किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमाया। अर्थात एक गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके थोड़ा धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। और उस धन के द्वारा, तेन यानी उस, अर्जितेन धनेन, उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। और उसका पुत्र छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा सा पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुम प्रस्थितः च। एक बार उस पिता को अपने पुत्र की रुग्णता का समाचार मिला, अर्थात सुन करके, अपने पुत्र की रुग्णता को सुन करके वह व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए उसने प्रस्थान किया। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः सह बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु अर्थकार्षेण अर्थात धन की न्यूनता के कारण, धन के अभाव के कारण वह पीड़ित था, अर्थात धनाभाव था, वो निर्धन था। उसने बसयान छोड़ करके, अर्थात वाहन को छोड़ करके, पदातिरेव पैरों से ही जाने का निश्चय किया और चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलनम सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण अर्थात पैरों से चलते हुए, पैदल चलते हुए, सायंकाल के समय भी, असौ यह अर्थात वह गरीब व्यक्ति गंतव्य स्थान से दूर ही था, अर्थात काफी दूर था, पहुंचने में उसे अधिक समय लगने वाला था। निशान्धकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। निशा के अंधकार के फैल जाने पर, प्रसिते अर्थात फैल जाने पर, विजने अर्थात निर्जन प्रदेश में पदयात्रा ठीक नहीं मानी जाती है। न शुभावः अर्थात शुभ नहीं होती है, अशुभकारी होती है। एवं विचार्य ऐसा विचार करके सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी घर के समीप गया। करुणापरः गृही तस्मै आश्रयं पृच्छत्। करुणापरः अर्थात दयालु
उस गृहस्वामी ने तस्मय अर्थात उस निर्धन व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया अर्थात रहने का स्थान प्रदान किया। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। दैवगति अर्थात विचित्र भाग्य, यहाँ दैवगति का अर्थ भाग्य से लिया गया है। भाग्यवश तस्यामेव रात्रौ उसी रात को तस्मिन् गृहे उस घर में कोई चोर अर्थात कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायितः, और वह चोर उस घर में स्थित एक पेटिका को लेकर के वहां से भगने लगा। वेगेन निर्गतः, पलायितः का मतलब तेजी से भगने लगा। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरसंख्याः तमन्धावत् अगृह्णञ्च परम विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की आवाज से यह प्रबुद्ध अतिथि जागृत हो गया, प्रबुद्ध जागृत हो गया, और वह अतिथि चोर की शंका से, चोर के होने की आशंका से तम अर्थात उस चोर को, अनवधावत अर्थात उसके पीछे से दौड़ता हुआ, अगृह्णञ्च उसे पकड़ लिया, परम विचित्रम अघटत परंतु उसी समय विचित्र घटना हुई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत चौरोयम चौरोयम इति। जब उस गरीब अतिथि ने चोर को पकड़ लिया तो उसी समय विचित्र घटना यह हुई कि चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चोर है यह, चोर है यह, ऐसा आरंभ कर दिया चिल्लाना। चोर के द्वारा उल्टा शोर मचाया जाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन्, और उसके ऊंचे स्वर से जाग करके, प्रबुद्धाः शब्द यहाँ जागरण के लिए लिया गया है कि जब बुद्धि जागृत हो गई अर्थात उठ गए, ऐसे ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन्, अपने घरों से निकल कर वहाँ आ गए। वराकम अतिथिम, बेचारे अतिथि को ही, एव चौरम मत्वा भर्त्सयन्, अतिथि बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसकी भत्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, जबकि गांव का आरक्षी ही, गांव का रक्षक ही चोर था। क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिम चौरोयम इति प्राख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। उसी क्षण ही रक्षा पुरुषों ने अर्थात आरक्षियों ने, सिपाहियों ने तम अतिथिम उस अतिथि को चोर है ऐसा मानकर कारागार में फेंक दिया अर्थात कारागार में बंद कर दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन उस आरक्षी ने चोरी के अभियोग में उसे न्यायालय लाया अर्थात न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते हुए उसके साथ की स्लाइड में उसके लिंग, वचन, कारक इत्यादि को भी देख सकते हैं। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम सुतवान, और न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम अर्थात उन दोनों से पृथक पृथक अर्थात अलग अलग विवरण को सुना। न्यायालय में बंकिम चंद्र न्यायाधीश के रूप में थे और उन्होंने दोनों को, आरक्षी को और उस निर्धन अतिथि को, दोनों को अवसर दिया। दोनों ने अपना अपना विषय बताया कि रात की घटना में क्या क्या हुआ। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, और सभी वृत्त को सुनकर के न्यायाधीश उस अतिथि को निर्दोष है ऐसा मान गए, क्योंकि वह सत्य बोल रहा था और सत्य के कारण ही बंकिम चंद्र को स्पष्ट हो गया कि यह अतिथि निर्दोष है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष युक्त माना अर्थात कि आरक्षी ने ही यह दोष किया है ऐसा उन्हें भान हो गया उन दोनों के विवरण के द्वारा। किंतु प्रमाणाभावत स निर्णयतुम न शक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि न्यायालय में बिना प्रमाण के किसी भी बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता।
तथापि आरक्षी दोषी है यह जानते हुए भी वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तब भी उन्होंने तदनंतरम अर्थात उसके पश्चात उन्होंने अर्थात न्यायाधीश ने उन दोनों को, निर्धन और आरक्षी दोनों को, अगले दिन पुनः न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येद्युः तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तः। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः बताया। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत्। तदैव उसी समय, कश्चित् कोई, तत्रत्य यानी न्यायालय का, उस न्यायालय का कर्मचारी समागत्य आकर के, निवेदयत् आकर के बताया, यत् इतः क्रोशद्वयम् अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। न्यायालय में इन दोनों ने अपना पक्ष दोबारा रखा और उसी समय न्यायालय का एक कर्मचारी आकर के बताता है कि हे न्यायाधीश महोदय, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है और उसका मृत शरीर मुख्य मार्ग के समीप ही स्थित है। मृत शरीरम राजमार्गम निकषावर्ते आदिश्यताम किम करणीयम। और जैसा उसने बताया कि उसका मृत शरीर राजमार्ग के नजदीक ही है, आदेश दें क्या करना है। मृत और इस प्रकार की सूचना न्यायालय में आने पर न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च सोम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। और जब न्यायाधीश को उत्सव के विषय में जानकारी हुई तो उन्होंने उस आरक्षी और उस अभियुक्त, निर्धन अभियुक्त को, उस शव को न्यायालय लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। और आदेश को प्राप्त करके दोनों वहां से चल दिए। और कहाँ चल दिए? उस शव को लाने के लिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो। तत्रोपेत्य अर्थात वहां पहुंचकर, तत्र धन उपेत्य, वहां पहुंचकर, काष्ठपटले लकड़ी के पट पर अर्थात लकड़ी की सैया पर, निहितम स्थित, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम उस शरीर को, स्कंधेन वहंतो अपने कंधे पर उठा करके, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए। अर्थात उन दोनों ने उस शव को अपने कंधे पर रखा और न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। और वह आरक्षी बलशाली शरीर का था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय। और जो निर्धन था वह व्यक्ति अत्यंत कृशकाय था, पतले शरीर वाला था। यहाँ बताया गया कि आरक्षी के शरीर में पर्याप्त शक्ति थी और वह अभियुक्त निर्धन जन अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। और कृशकाय होने के कारण भारी उस शव को कंधे पर ढोना, वहनम स्कंधेन वहनम कंधे पर ढोना उसके लिए दुष्कर था, अर्थात कठिन कार्य था। सा भार वेदनया क्रंदति स्म। और वह भार के कष्ट से रो रहा था। अर्थात वह कृशकाय जब उस भार को अपने कंधे पर उठाता है, उस शव को, और चलता है तो उसे कष्ट होता है और वह रोने लगता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितया मंजूषया ग्रहणाद् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष। और उसके क्रंदन को, रोने को सुन करके आनंदित होता हुआ आरक्षी उससे कहता है, हे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे, चोरितया चुराई गई, मंजूषया उस मंजूषा को ग्रहण करने से, वारितः रोक दिया गया, इसलिए इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष, इसलिए आज अपने उस दिन किए गए कर्म का फल भोगो। अर्थात तुमने वो मंजूषा मुझे ले जाने नहीं दी, अर्थात वो पेटिका मुझे ले जाने नहीं दी और मुझे उससे दूर हटा दिया।
इसलिए आज तुम अपने किए गए उस कर्म का फल भोगो, अर्थात इस बोझ को ढो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, और इस चोरी के अभियोग में दंड के स्वरूप तुम्हें 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा। इति प्रोक्त्य उच्चैः हसत्, और ऐसा कह करके वह आरक्षी जोर से हंसता है। शब्द है यहाँ पर प्रोक्त्य। प्रोक्त्य लेबंतम शब्द है, अव्यय पद है। प्रोक्त्य का अर्थ है कह करके, उक्तो अर्थात कह करके। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, येन केन प्रकारेण, यथा कथंचित किसी भी प्रकार से, हर प्रकार का प्रयत्न करके, उभौ दोनों, अभियुक्त और आरक्षी, शवम उस मृत शरीर को, आनीय ले आकर के, एकस्मिन चत्वरे एक पीठ पर स्थापित करते हैं, रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश पुनः उन दोनों से उस घटना के विषय में कहने का आदेश देते हैं, अर्थात चोरी की घटना के समय का वर्णन पुनः करने के लिए कहते हैं। न्यायाधीश पुनः उन दोनों को आदेश देते हैं, अर्थात आरक्षी और निर्धन को, कि उस घटना का पुनः वर्णन करो। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, जब आरक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। सहसवः, वह मृत शरीर, प्रवारकम अपसार्य, उस चद्दर को हटा करके जिससे वो ढका गया था, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, जिस समय आरक्षी अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। और आश्चर्य क्या कि वह शव अपने ऊपर से ढके गए चद्दर को हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन करता है। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। हे न्यायाधीश महोदय, इस आरक्षी ने अपनी वाणी में जो कहा वह बताता हूँ। त्वयाहं चोरितया मंजूषयाः ग्रहणाद वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई उस पेटिका से को ग्रहण करने से दूर कर दिया गया, अर्थात मेरे लक्ष्य को मेरे सामने से हटा दिया गया। अतः निज कृत्य से फलम भुंक्ष, अतः तुम अपने कृत्य का फल भोगो, क्योंकि तुमने मुझे चोरी नहीं करने दिया। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, और इस चोरी के अभियोग में दंड स्वरूप तुम 3 वर्ष का कारागार प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हें 3 वर्ष की सजा निश्चित रूप से होगी, ऐसा कहा गया। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, और न्यायाधीश ने उस विचित्र साक्षी के द्वारा बताए जाने पर, सत्य को स्पष्ट किए जाने पर उस आरक्षी को कारागार की सजा सुनाई और उस जन को, अर्थात उस निर्धन व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। यहाँ हम सभी इन पदों का एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। न्यायाधीश अर्थात बंकिम चंद्र, आरक्षिणे अर्थात वह आरक्षक जिसने चोरी की थी, वर्षत्रयस्य कारादंडम कारावास, आदिश्य कारावास का आदेश दिया इत्यादि। अतः एवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलएव प्रकुर्वते, अर्थात कहा गया है कि दुष्करकारिणी अपि कर्मणि मति वैभवशालिनः, बुद्धि से वैभवशाली लोग नीति युक्ति का आश्रय लेकर के, नीति युक्ति का आश्रय लेकर के लीला के द्वारा, अर्थात खेल खेल में, दुष्कर कर्मणि अपि, दुष्कर कामों को भी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर न्यायाधीश की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जो भी वैभवशाली लोग होते हैं वो नीति और युक्ति से अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ न्यायाधीश ने सत्य को स्पष्ट करने का कार्य सिद्ध किया है। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। एक पदेन उत्तरत
क्रमशः विजने पदध्वनिना अभियुक्तः आरक्षिणे राजमार्गम। दूसरे अभ्यास में पूर्णवाक्यनुत्तरत है। क्रमशः निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान् परम अर्थकार्षेण पीडितः आसीत् अतएव सः जनः पदातिः गच्छति। प्रसृते अंधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः स इति अचिंत्यत। इसी प्रकार से तीसरे में हम सभी रेखांकित पदों को देख करके प्रश्न निर्माण करना है। कम, कस्मै, कस्य, कः, कया, कुत्र। यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर कर्तृपद उभव। इसी प्रकार से अध्वनि निर्धनाय जनाय आदिष्टवान मति वैभवशालिनः। यहाँ हमें संधि विच्छेद करना है। आप सभी को संधि विच्छेद पहले पढ़ाया जा चुका है, इसे देख करके स्वयं करेंगे। छठवें अभ्यास में प्रकृत प्रत्यय अलग करना है। यहाँ हम सभी देख सकते हैं क्रमशः प्रकृत प्रत्यय अलग करने का काम यहाँ से देख करके करेंगे। पुनश्च अधोलिखित वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ क्रमशः ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः। सह और कृतवान इन दो पदों को बदल दिया गया है। ते कृतवन्तः। इसी प्रकार से अन्य भी है। पुनः कोष्ठक में दिए गए शब्दों की विभक्ति परिवर्तित करके यहाँ लिखना है। यहाँ हम सभी देख सकते हैं गृहात् आतिथ्ये न्यायाधीशम अस्मिन् पदध्वनिना। मित्राणि नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः। इसी प्रकार के सरलतम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।